हाय, इंडोनेशिया मर्देका दारी सबंग संपाई मराओके। ऐसा कहने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि उनके नेशन का उम्र केवल 150-200 साल ही है। डच ने अगर सुमात्रा से पापुआ तक इस ह्यूज आइलैंड चेन को कॉन्कर नहीं करता तो ये देश आज शायद एग्जिस्ट ही ना करता। अगर आप इंडोनेशिया नाम की ओरिजिन पता करने जाओगे तो आपको ज्यादा पीछे नहीं जाना पड़ेगा। उसके पहले हमें जो नुसांतरा और द्वीपांतरा का कंसेप्ट देखने को मिलता है वो 13th सेंचुरी का है, सिंगासारी पीरियड में। इस ह्यूज आर्किपेलेगो जहां पर सैकड़ों एथनोलिंग्विस्टिक ग्रुप्स रहते हैं जिनमें एकता का कंसेप्ट कभी था ही नहीं, उसे डच ने 100 सालों के अंदर कब्जा लिया। सो एज ए रिजल्ट इन सबको जोड़ने के लिए एक आर्टिफिशियल नेशन कंसेप्ट तैयार करना पड़ा, बिकॉज डच द्वारा ऑपरेशन के अलावा इन सब में कुछ कॉमन नहीं था। इन सारे जगहों का फोर्सफुल इंटीग्रेशन करवाया गया, इंडोनेशिया के साथ नहीं, जावा के साथ। इंडोनेशिया का नेशनल मोटो बिन्ने का तुंगली का नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट था, बल्कि नेशनल मोटो होना चाहिए था सातु बांग्सा, सातु bahasa, सातु ताना हाइड। अच्छा, भाषा की बात करें तो मेडिवल एरा में ट्रेड के लिए कॉमन लैंग्वेज के तौर पे मलय भाषा इस्तेमाल होता था, बिकॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ मलक्का सुल्तानेट। इसे बाजार मलय कहा जाता है। सो पूरे देश का नेशनल लैंग्वेज बनाया गया था रियाओ मलय को। इस वेरिएंट का नया नाम रखा गया bahasa इंडोनेशिया, जिससे ये नेशनलिस्टिक लगे। आचे से लेकर पापुआ तक एक ही भाषा, चाहे कोई भी प्रोविंस हो, आप केवल एलिमेंट्री लेवल तक ही अपने मदर टंग में पढ़ सकते हो। सिर्फ यही नहीं, ट्रांसमाइग्रेशन प्रोग्राम का नाम सुने हो? डेंसली पॉपुलेटेड जावा और मादुरा से लाख लाख लोगों को स्पार्सली पॉपुलेटेड आइलैंड्स में बसाया जाता है। इससे क्या हुआ? डाइवर्सिटी डाइल्यूट हो गया। अब ऐसा फोर्सफुल इंटीग्रेशन जब आप अपने खुद के टेरिटरी में करते हो तब उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। प्रॉब्लम क्रिएट तब होता है जब आप अपने सीमा के बाहर जाके दूसरे टेरिटरीज को अपने साथ फोर्सफुली इंटीग्रेट करने जाते हो। तो इसी के बारे में आज का वीडियो, एक्चुअली 2 वीडियो, इन 2 पार्ट में हम बात करेंगे 2 अलग अलग रीजन में इंडोनेशिया की फोर्सफुल इंटीग्रेशन और ब्रूटल ऑक्यूपेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कुछ ऐसा कहा, सब ठीक है पर ये तिमोर की बात मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा। यही होता है जब आप कंबोडियन जेनोसाइड को तो पढ़ते हो बट तिमोरी जेनोसाइड को स्किप मारते हो। क्या ईस्ट तिमोर हमेशा से क्रिश्चियन कंट्री था? ड्यूरिंग इंडोनेशियन ऑक्यूपेशन कैथोलिक चर्च एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, जिसके वजह से एक बिशप को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। ऑक्यूपेशन के पहले ईस्ट तिमोर के केवल 1/3 लोग ही कैथोलिक चर्च के मेंबर थे, रेस्ट ऑफ फॉलोड एनिमिज्म। ऑक्यूपेशन के बाद ये नंबर 81% पे पहुंच गया था। अब हो सकता है कि उन्हें नहीं पता ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट, या फिर उन्हें सब पता है, बस अपने मुस्लिम ब्रदर के प्रति सॉलिडारिटी दिखा रहा है। तो मलय भाषा में ईस्ट यानी पूरब को कहा जाता है तिमोर। सो ईस्टर्न मोस्ट होने के कारण इस आइलैंड का नाम पड़ा था तिमोर आइलैंड। ये तिमोर आइलैंड में ह्यूमन माइग्रेशन 3 बार हुआ था, इसीलिए इस छोटे से आइलैंड में आपको ऑस्ट्रोनेशियन और पापुआन दोनों लैंग्वेज ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। इस जगह का एक यूनिक कल्चर था जो जावानीज कल्चर से बहुत ही डिफरेंट था, मतलब ना के बराबर इंडियन इन्फ्लुएंस था यहाँ पर। संबंध की बात करें तो एक पोर्तुगीज क्रोनिकलर दुआर्ते बारबोसा के अनुसार यहाँ पे किसी तरह का फॉरेन डोमिनेशन नहीं था, इसका खुद का एक इंडिपेंडेंट किंग था। मैंने नगाड़ा कृतकामा का मेंशन पहले इसीलिए किया था, जो था वो ट्रेड रिलेशन। वेरियस चाइनीज और पोर्तुगीज अकाउंट्स में जावा, चाइना और माकासार के साथ यहाँ के एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशन को बताया गया है, बिकॉज द एबंडेंस ऑफ सैंडलवुड। वेरियस राइटर्स ने इसका वर्णन किया है। प्री कॉलोनियल एरा में ये तिमोरीज लोग अपने यहाँ किसी भी फॉरेनर्स को सेटल होने नहीं देते थे। खाली आओ, चंदन की लकड़ी खरीदो, पैसा दो और निकलो। ये जो मलय नाम है ये उस समय लो क्लास फॉरेनर्स के लिए यूज होता था, लाइक चाइनीज मलय, जावानीज मलय, डच मलय एटसेट्रा। तेतुन भाषा में फॉरेनर का मतलब ही होता है मलय। पोर्तुगीज के यहाँ आने के एक्चुअल डेट नहीं पता। दुआर्ते बारबोसा के बुक्स के अनुसार साल 1511 में मलाक्का को कैप्चर करते समय से ही पोर्तुगीज को यहाँ की नॉलेज थी। करीब साल 1515 से ही पोर्तुगीज यहाँ शिप्स भेजते थे। खैर, पोर्तुगल तिमोर के बाहर 2 सेटलमेंट्स बनाया था, एक फ्लोरेस में और एक सोलोर में। पोर्तुगीज के साथ तिमोर का ट्रेड होता था मैकाओ से, सोलोर के थ्रू। डच का यहाँ आगमन होता है 17th सेंचुरी में। 1630 तक डच तिमोर के साथ ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं न्यूली सेटअप कुपांग फोर्ट के थ्रू। इसके बाद के दशकों में पोर्तुगीज, डच और तोपासीस के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। इसी बीच साल 1702 में पोर्तुगीज आंतोनियो कोएल्हो दे गुहेइरो को गवर्नर के रूप में गोवा से लिफाओ भेजते हैं। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ पोर्तुगीज रूल इन तिमोर। कट टू 19th सेंचुरी। साल 1859 में पोर्तुगीज और डच के बीच ट्रीटी ऑफ लिस्बन साइन होता है। इससे ईस्ट तिमोर में पोर्तुगीज रूल लेजिटिमाइज हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में पूरा तिमोर जापानीज कंट्रोल में चला जाता है। काफी कीमत चुकानी पड़ती है इस दौरान ईस्ट तिमोर को। आफ्टर द जापानीज सरेंडर तिमोर पोर्तुगल और नीदरलैंड्स को वापस मिल जाता है। देन साल 1951 में पोर्तुगल ईस्ट तिमोर को अपना एक ओवरसीज टेरिटरी डिक्लेयर करते हैं। इस वक्त तक इंडोनेशिया कंप्लीटली आजाद हो चुका था। वेस्ट पापुआ को छोड़ के इंडोनेशियन स्टेट डच ईस्ट इंडीज के सारे टेरिटरीज को इनहेरिट कर लिया था, जिनमें वेस्ट तिमोर भी शामिल था।
अब पोर्तुगीज तिमोर को लेकर इंडोनेशिया का उतना इंटरेस्ट नहीं था। साल 1956 में कुछ इंडोनेशियन स्टूडेंट्स के द्वारा जकार्ता में एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ग्रुप का गठन हुआ था, जिसका गोल था इंडोनेशियन बॉर्डर से जुड़े सभी कॉलोनियल टेरिटरीज को आजाद कराना। इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के एक स्पोक्स पर्सन ने साल 1956 में कहा था कि वेस्ट इंडियन को छोड़ के इंडोनेशिया का और कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं है। 1960s में UITD नामक एक ग्रुप का गठन हुआ था जकार्ता में, जो तिमोर में पोर्तुगीज ऑक्युपेशन के खिलाफ लड़ता था। इस दौरान सुकार्नो ने भी पहली बार ओपनली ईस्ट तिमोर की इंडिपेंडेंस की बात करी थी। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ईस्ट तिमोर का हालत कैसा था वो समझो। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड में ईस्ट तिमोर की हालत बहुत ही खराब था। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हेल्थ केयर हर एक सेक्टर धस रहा था। नाम का ही था ओवरसीज टेरिटरी, पूरा नेग्लेक्टेड था पोर्तुगाल के द्वारा। तो इसी बीच साल 1959 में 14 इंडोनेशियन रिफ्यूजी भाग के ईस्ट तिमोर में आए और एक बगावत कराए। ये तिमोरीज हिस्ट्री में एक वाटरशेड की तरह था, बिकॉज इसके बाद पोर्तुगल हैड टू पे सम मोर अटेंशन इन ईस्ट तिमोर। साल 1974 में पोर्तुगल के अंदर कार्नेशन रिवोल्यूशन होता है, जिसमें फासिस्ट एस्तादो नोवो गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है। इट मींस नो मोर कॉलोनियलिज्म। इस घटना के बाद तिमोर के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन होता है, जिनमें ये 3 थे प्रमुख। यूडीटी, एक मॉडरेट आइडियोलॉजी वाला सोसाइटी के लोकल एलिट से बना हुआ पार्टी। पहले तो ये पोर्तुगीज ऑटोनॉमी के अंदर ही रहना चाहते थे, बट लेटर उसने इंडिपेंडेंस की राह को चूज करी। एएसडीटी, ये बाद में अपना नाम चेंज करके फ्रेतिलिन कर दिया था। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाला ये पार्टी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करते थे। आपोदेती, ये पार्टी ईस्ट तिमोर की इंडोनेशियन इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता था। इस पार्टी का इनिशियल नाम कुछ ऐसा ही था। इसका यूडीटी और फ्रेतिलिन के मुकाबले बहुत ही कम सपोर्ट बेस था। जून 1974 में एएसडीटी के फाउंडर होसे रामोस होर्ता को इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर अदम मालिक के तरफ से ऐसा एक लेटर मिलता है। अच्छा? अक्टूबर में लिस्बन में पोर्तुगाल के साथ इंडोनेशियन मिलिट्री का एक सीक्रेट मीटिंग, देन आपोदेती के प्रेसिडेंट का जकार्ता से मुस्कुराते हुए लौटना, ये सब तो एक ही चीज इशारा कर रहा था। जनवरी 1975 में यूडीटी और फ्रेतिलिन इंडोनेशिया बैक्ड आपोदेती को काउंटर करने के लिए एक साथ आते हैं। कुछ रेजोल्यूशंस भी लाया जाता है। इसके रिएक्शन में इंडोनेशिया ऑपरेशन कोमोडो को इनिशिएट करते हैं। 18 फरवरी को सुमात्रा में इंडोनेशियन आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं फॉर लैंडिंग एट दिल्ली, बट फेल होने के कारण इसे टेम्पोररीली रोक दिया जाता है। 18 मार्च को यूडीटी और फ्रेतिलिन एक जॉइंट कम्युनिके निकालते हैं दैट बोथ आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट तिमोर, बट यूडीटी फ्रेतिलिन की ओवरवेलमिंग पब्लिक सपोर्ट और आइडियोलॉजी से खुश नहीं था। इसी बीच इंडोनेशिया ने भी यूडीटी को थोड़ा कल्टीवेट करा। सो एज ए रिजल्ट सिर्फ 5 महीने के अंदर ही ये अलायंस टूट गया। तिमोर को कम्युनिस्टों से छुड़ाने के मकसद से अक्टूबर में यूडीटी एक कूप कर देते हैं। सितंबर तक आते आते फ्रेतिलिन यूडीटी को हरा देते हैं। यूडीटी बॉर्डर पार करके वेस्ट तिमोर में रिट्रीट करते हैं। अब 8 अक्टूबर से वेस्ट तिमोर की तरफ से इनकर्शन होने लगता है। एक एक करके इलाका फ्रेतिलिन के हाथों से निकलता जाता है। इस महासंकट के बीच फ्रेतिलिन 28 नवंबर को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट तिमोर का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। टोटल 15 देश इसे रिकॉग्नाइज भी करते हैं, बट इसके अगले दिन ही यूडीटी, आपोदेती, कोटा और बाकी सारे पार्टीज मिलके इंडोनेशिया के साथ बालिबो में एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटीग्रेशन साइन करते हैं। एंड देन 7 दिसंबर को इंडोनेशिया ऑपरेशन सेरोजा को लॉन्च कर देते हैं। अब आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको 50s और 60s के इंडोनेशिया को जानना होगा। इसके बिना आगे का डिस्कशन काइंड ऑफ बेसलेस। तो वैसे तो सुकार्नो नॉन अलाइंड था, पर कम्युनिस्टों के साथ उनका गहरा संबंध था, खासकर पार्ताई कम्युनिस्ट इंडोनेशिया के साथ। आपको बता दें, पीकेआई सोवियत यूनियन और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था विथ ओवर 3 मिलियन मेंबर्स। उस दौरान सोवियत यूनियन और चाइना के साथ इंडोनेशिया का इतना अलाइनमेंट था कि 60s में पापुअन लैंडिंग में सोवियत यूनियन ने इंडोनेशिया को आर्म सप्लाई किया था। साल 1963 में सुकार्नो ने अभी नया फॉर्म हुआ मलेशिया के अगेंस्ट में एक कन्फ्रंटेशन चालू किया था। दिन साल 1965 में मलेशिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बनते ही सुकार्नो ने यूनाइटेड नेशन से विथड्रॉ कर लिया। यस, यू हर्ड इट राइट, लोगों को मिलता नहीं और ही ठुकरा दिया। ठुकराने के बाद कुछ ईस्टर्न ब्लॉक्स के कंट्रीज को लेकर सुकार्नो ने अपना एक ग्रुप बनाया। इन सब चीजों से अमेरिका काफी परेशान हो रहा था। CIA तो ऑलरेडी इंडोनेशियन रेबल्स को सपोर्ट कर रहा था, तो अभी उसे कुछ बड़ा करना था। 1 अक्टूबर 1956 में 30 सितंबर नामक एक ग्रुप ने पहले 6 इंडोनेशियन आर्मी जनरल्स को किडनैप करके मार दिए, देन एक कूप करने की कोशिश किए। इसके बाद एक मिलिट्री जनरल सुहार्तो ने कमान संभाला और शुरू हुआ एक ग्रेट मैसेकर। इंडोनेशियन मिलिट्री ने सारा ब्लेम पीकेआई पर डाला और पीकेआई से जुड़े लाखों लोगों को कत्लेआम कर दिया। ह्यूमैनिटी के रखवाले ने ये जानते हुए भी कुछ नहीं किया। खैर, कुछ लोग इसके पीछे CIA का हाथ बताते हैं टू ओवरथ्रो सुकार्नो। इसके बाद सुहार्तो ने पावर टेक ओवर कर लिया और न्यू ऑर्डर का शुरुआत किया। आते ही उन्होंने कन्फ्रंटेशन को एंड किया और यूनाइटेड नेशन में वापस ज्वाइन किया।
सुकार्नो एरा में इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच तनाव के कारण यूएस एड टू इंडोनेशिया टेम्पोररीली बंद हो पड़ा था। साल 1967 में ये वापस से चालू हुआ। चालू ऐसे हुआ कि क्या बताओ। एक ग्रुप बनाया गया जिसमें 12 कंट्रीज के साथ साथ वर्ल्ड बैंक, IMF एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक भी शामिल था। वापस आते हैं तिमोर कॉन्फ्लिक्ट में। एक तो सुहार्तो वेस्ट का पसंदीदा लीडर था, दूसरी तरफ ईस्ट तिमोर पर फ्रेतिलिन का वर्चस्व। इसके कारण सुहार्तो को ईस्ट तिमोर के मामले में जापान, युगोस्लाविया, ऑस्ट्रेलिया समेत तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट था। साल 1976 में इंडोनेशियन मिलिट्री ने तिमोर के चारों तरफ नावल ब्लॉकेड लगा दिया एक्सटर्नल सपोर्ट को रोकने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने इस बात को सपोर्ट किया और इंडोनेशिया को प्रॉमिस किया कि फ्रेतिलिन के रेडियोस आगे ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी से ऑपरेट नहीं होगा। आपको बता दें, इन्वेशन से पहले फ्रेतिलिन के पास एक रेडियो स्टेशन था जो डार्विन तक कनेक्ट होता था। फ्रेतिलिन के आर्म्ड विंग का स्ट्रेंथ था 20,000, जिसमें से केवल 2,500 थे रेगुलर ट्रूप्स। सो इसके आगे गेस करो क्या होने वाला है। फ्रेतिलिन प्लेन रीजन से रिट्रीट करके हिल और फॉरेस्ट रीजन से इंडोनेशियन मिलिट्री के खिलाफ गरीला वॉरफेयर जारी रखा। एज डिस्कस्ड अर्लियर, तमाम वेस्टर्न सपोर्ट था इंडोनेशिया को। ब्रिटेन और अमेरिका ने इंडोनेशिया को हथियार प्रोवाइड करा टू फाइट अगेंस्ट दिस गरीला फाइटर्स। यूनाइटेड नेशन में ईस्ट तिमोर के फेवर में बोलने वाले केवल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही था, लेकिन वो पहले। इसीलिए अगले कुछ समय में बंद दरवाजे के अंदर एक मैसाकर हुआ। मास किलिंग, मास रेप जैसे एक्सट्रीम ह्यूमन राइट वायलेशन को अंजाम दिया गया। अच्छा, इस ऑपरेशन के 5 दिन बाद यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन 3485 पास किया था, बट अमेरिका समेत 54 देशों ने इसे रोक दिया। आयरिश टाइम्स को दिया गया एक रिपोर्ट के अनुसार ईस्ट तिमोर का पॉपुलेशन 2 लाख तक कम हो गया था, जिनमें 60,000 युद्ध के कारण और बाकी भूखमरी के कारण। 5 अप्रैल 1977 को सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड अखबार में दिए गए एक स्टेटमेंट में आदम मालिक ने बताया, इस युद्ध में 50 से 80,000 लोग मरे होंगे। तो युद्ध में तो लोग मरते ही है, बड़ी बात क्या है। इन्वेशन के 1-2 साल बाद भी इंडोनेशिया के पास ईस्ट तिमोर के चंद शहरों के अलावा और कुछ कंट्रोल नहीं था। ज्यादातर हिली और फॉरेस्ट एरियाज का कंट्रोल अभी भी फ्रेतिलिन के पास ही था। तो फ्रेतिलिन की कंप्लीट सफाया के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया को सोफिस्टिकेटेड वेपन सप्लाई करता रहा। नाउ वन पॉइंट, 1958 के वाशिंगटन जकार्ता एग्रीमेंट के तहत अमेरिकन मेड वेपन्स इंडोनेशिया एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसीलिए ही आदम मालिक बोल रहा था इंडोनेशियन मिलिट्री नहीं, वॉलेंटियर्स लड़ रहे हैं इस जंग को। अब जब इतने सारे लोग आपके पीछे पड़ गए हैं तो आप क्या ही करोगे। मिड 1978 तक मोस्ट ऑफ ईस्ट तिमोर इंडोनेशियन मिलिट्री कंट्रोल में आ चुका था। इसके चलते 20 जनवरी को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ईस्ट तिमोर पर इंडोनेशियन सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया। साल 1981 में इंडोनेशियन मिलिट्री ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन कियामानन नाम से। इसे फेंस ऑफ लेग्स भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें पहले हजारों तिमोरीज लोगों को कंस्क्रिप्ट किया जाता था, देन उन्हें फ्रेतिलिन होल्ड हिली एरियाज में भेज दिया जाता था। मोस्टली डंडे और खेती करने वाला सामान ही होता था उनके पास, और उनका रोल होता था इंडोनेशियन मिलिट्री के आगे एक ह्यूमन शील्ड तैयार करना। देन इन ह्यूमन चेन द्वारा इनसर्कल्ड एरियाज में यानी पॉसिबल गेरिला हाइडआउट्स में बम्बार्डमेंट किया जाता था। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था लाक्लुता विलेज में, जहां इंडोनेशियन मिलिट्री ने 500 गांव वालों को मार दिया। जून से सितंबर तक ये ऑपरेशन चला था, जिसमें 1000 लोग मारे गए थे। 1983 में इंडोनेशिया ने एक और ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन किकिस नाम से। इसमें अगेन 1000 लोग मारे गए थे। साल 1982 के जनरल इलेक्शन में इंडोनेशियन मिलिट्री ने फोर्सफुली तिमोरिस लोगों को गोलकार को वोट डलवाया। 99% वोट्स गोलकार के फेवर में ही आया। इससे इंडोनेशिया ये दिखा पाया कि देखो, तिमोरिस लोग तो इंटीग्रेशन के ही पक्ष में हैं। 80s में पूरी दुनिया में ईस्ट तिमोर के लिए सॉलिडारिटी क्रिएट हो रहा था। कुछ बयानबाजी भी सामने आ रहा था, बट इनसे उतना कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा था। वैसे तो यूनाइटेड नेशन भी एक के बाद एक रेजोल्यूशंस ला रहा था टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ ईस्ट तिमोर। क्या इससे कुछ फर्क पड़ रहा था? टर्निंग पॉइंट का काम किया एक इंसिडेंट ने। तो साल 1982 में एक यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिसमें इस तिमोर क्वेश्चन को लेकर इंडोनेशिया और पोर्तुगाल की आपस में बातचीत करने की बात की गई थी। साल 1987 में इंडोनेशिया ने इनवाइट किया था पोर्तुगाल को, बट इंडियन ट्रेन्स की तरह ये डिले होता गया। फाइनली 4 नवंबर 1991 को डिसाइड हुआ कि पोर्तुगीज पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ईस्ट तिमोर में आएंगे। लोग इसी का ही तो इंतजार कर रहे थे इतने दिनों से। शानाना गुस्माओ, एक रेबेल लीडर, जान की परवाह ना करके दिल्ली में आए छुप के। लोग रेडी थे एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। पॉसिबल डेमोन्स्ट्रेशन को रोकने के लिए आर्मी और पुलिस ने पहले से ही धमकियां दे रखी थी। 12 नवंबर को यूएन स्पेशल रिपोर्टर ऑन टॉर्चर पीटर कुईमन्स का भी आने का प्लान था, मतलब सोने पे सुहागा, डबल डेमोन्स्ट्रेशन। बट इस डेलीगेशन में जिल जॉलीफी नामक एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट शामिल होने वाला था, जिन पर इंडोनेशिया की आपत्ति थी। सो पोर्तुगाल सस्पेंडेड द ट्रिप।
लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए इस चीज से। 28 अक्टूबर को मोतेल चर्च में प्रो इंटीग्रेशन और प्रो इंडिपेंडेंस ग्रुप के बीच क्लैशेस हुआ। इसके बाद पुलिस और सोल्जर्स ने चर्च पर ओपन फायर किया, जिसमें उन्होंने एक स्टूडेंट को मार दिया और 40 लोगों को ले गया इंटरोगेशन के लिए। 12 नवंबर को लगभग 2 से 6,000 लोग सेबास्टिया गोमेज रंगेल माने उस स्टूडेंट के कोमेमोरेशन में मोतेल चर्च से सांता क्रूज सेमेट्री तक एक प्रोसेशन निकाले और वहां इकट्ठा हुए। वो लोग वी सिंबल के साथ लॉन्ग लिव ईस्ट तिमोर के नारे लगाते रहे। इसके बाद इंडोनेशियन सोल्जर्स ने उन प्रोटेस्टर्स पर ओपन फायर किया, जिससे वहां पे मौजूद कुछ फॉरेन जर्नलिस्ट तो घायल होते ही हैं, साथ ही साथ 250 लोग मारे गए। ये चीज एक ट्रिगर की तरह काम किया। पूरी दुनिया में इसका फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्री वायरल किया गया। डोमेस्टिक, इंटरनेशनल सभी जगह पर इंडोनेशियन गवर्नमेंट का जमकर आलोचना किया गया। मतलब जो होता है किसी इंसिडेंट के बाद, कंडेम कंडेम कंडेम, ये सभी। नीदरलैंड का तो आपको पता ही है, वो ऑलवेज हाई रहता है। अब इमेज बचाने के लिए सुहार्तो ने इंक्वायरी बिठाई, कुछ ऑफिसर्स को सैक किया, कोर्ट मार्शल कर दिया। इसी बीच इंडोनेशिया ने शानाना गुजमाओ को धर लिया और उन्हें 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। अच्छा, इस मैसेकर के बाद इतान नामक एक एनजीओ क्रिएट हुआ था। ये संस्था यूएस गवर्नमेंट को कल्टीवेट करने में काफी सक्सेसफुल साबित हुए। उसके प्रेशर से ही अमेरिका ने इंडोनेशिया की F-5 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी और IMET की एड को रोक दिया था। इस पीरियड में इंडोनेशिया पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। फॉरेन डेलीगेशंस का आना जाना बढ़ चुका था। इंडोनेशिया पर ग्लोबली स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की बात करी जा रही थी। यूएन भी एक्टिव थे। तो साल 1994 में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के समिट के लिए बिल क्लिंटन आने वाला था। तो 12 नवंबर को यानी सांता क्रूज मैसेकर के 3rd एनिवर्सरी के दिन 29 तिमोरी स्टूडेंट्स ने यूएस एम्बेसी में घुसपैठ कर बैठे। सुहार्तो बिल क्लिंटन को ये कन्विंस करते रह गए कि ईस्ट तिमोर में सब ठीक ठाक है। इसके बाद से एम्बेसीज को इन्वेट करना एक खेल बन गया था ईस्ट तिमोर के लिए। अमेरिकन, जर्मन, डच, पोर्तुगीज, ऑस्ट्रेलियन सारे एम्बेसीज में कुछ लोग घुसते हैं और असाइलम मांगते हैं। ये सारे इंसिडेंट्स उस समय ग्लोबल मीडिया का ध्यान आकर्षित किया था। पब्लिक आउटरीच भी काफी देखने को मिला इस पीरियड में। सुहार्तो की ड्रेसडेन विजिट को ह्यूमिलिएट किया गया। ऑस्ट्रेलिया में एक इंडोनेशियन एम्बेसडर अपॉइंट होने वाला था जो सांता क्रूज मैसेकर को सपोर्ट करता था। इस पर ऑस्ट्रेलियन पब्लिक ने ऐसा प्रोटेस्ट किया कि उन्हें विथड्रॉ करना पड़ा। 3-4 महिलाओं ने हॉक एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में घुस के एक एयरक्राफ्ट को डिसमेंटल कर दिया जो इंडोनेशिया को डिलीवर होने वाला था। दिसंबर 1996 में होसे रामोस होर्ता और बिशप बेलो को नोबेल पीस प्राइज मिला। इंडोनेशिया यहाँ भी बेइज्जत हुआ। अरे इस दौरान मंडेला भी सुहार्तो और शानाना गुजमाओ से मिलकर आए। 1995 के बाद के ग्लोबल पॉलिटिक्स पर नजर डालते हैं। ये वो दौर था जब कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था। नाउ अमेरिका इज द सोल सुपर पावर। सो अब कोई सवाल नहीं बनता किसी डिक्टेटर रेजिम को सपोर्ट करने का। और एशिया में उस समय चल रहा था इकोनॉमिक क्राइसिस जो इंडोनेशिया को बुरी तरीके से हिट किया था। इसके वजह से साल 1998 में सुहार्तो ने अपनी कुर्सी त्याग दी। वाइस प्रेसिडेंट बहारुद्दीन यूसुफ हबीबी नया राष्ट्रपति बना। प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम ईस्ट तिमोर को एक स्पेशल ऑटोनॉमी स्टेटस देंगे, लाइक योग्याकर्ता एंड आचे। साथ ही साथ उन्होंने 400 इंडोनेशियन ट्रूप्स को पुल आउट भी कर लिया तिमोर से, बट इस पर जमकर प्रोटेस्ट हुए। इसके बाद इंडोनेशिया पर और इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा। सो 11 मार्च को न्यूयॉर्क में इंडोनेशिया और पोर्तुगल के बीच ईस्ट तिमोर को लेकर मिनिस्टेरियल लेवल पर बातचीत हुआ। वाओ, अब तिमोर के लिए दरवाजे खोलते हुए दिख रहे थे, राइट? वेल नो। 1998-99 में ईस्ट तिमोर से इंडोनेशियन मिलिट्री बैक्ड कुछ मिलिशिया ग्रुप्स निकल कर आते हैं। कुल 4 से 8 हजार इसकी मैन पावर थी। ये लोग ईस्ट तिमोर को सिसेशन से हटा के ऑटोनॉमी की तरफ ले जा रहे थे। कैसे? 1970s-80s वाली वायलेंस को दोबारा करके। माने ये लोग फियर एंड इंटिमिडेशन के जरिए इस सेल्फ डिटर्मिनेशन माहौल को लिक्विडेट कर रहे थे। 5 मई को यूएन के सुपरविजन में इंडोनेशिया और पोर्तुगल के बीच बातचीत होता है। इसमें बेसिकली ईस्ट तिमोर की एक्ट ऑफ फ्री चॉइस की बात किया गया था। इसके बाद 11 जून को यूएनएमिटी का स्थापना होता है टू कंडक्ट द रेफरेंडम एंड 30 अगस्त को वोटिंग होता है। मिलिशियास का टेरर अभी भी कंटिन्यूड रहता है। 4 सितंबर को रिजल्ट अनाउंस होता है। अनाउंसमेंट के इमीडिएट बाद मिलिशियास द्वारा वायलेंस की इंटेंसिटी इतना बढ़ जाता है कि यूएनएमिटी के मेंबर्स को भी इवैक्यूएट करना पड़ता है। सीएनआईटी के ऑफिसेस को सैक किया जाता है। करीब 2.5 लाख तिमोरीज को घसीट कर वेस्ट तिमोर में ले जाया जाता है। 70% ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया जाता है। अच्छा, इन्हीं वायलेंस के चलते इंडोनेशिया पर धड़ाधड़ आर्म्स एम्बार्गो लगाया जाता है। इसके बाद 15 सितंबर को यूएनएससी रेजोल्यूशन 1264 पास होता है। इसका कमान ऑस्ट्रेलिया को दिया जाता है। 20 सितंबर से इंटरफेट यहाँ लैंड करते हैं। दिन 27 तारीख को इंडोनेशियन मिलिट्री इंटरफेट को ईस्ट तिमोर की सिक्योरिटी हैंडओवर कर देते हैं। इसके बाद ईस्ट तिमोर के इंटरिम गवर्नमेंट के लिए यूएनएससी रेजोल्यूशन 1272 पास होता है, जिसके तहत यूएनटीएईटी का गठन होता है। इसके बाद 1,26,000 रिफ्यूजीज को रिटर्न किया जाता है। बस और क्या, तिमोर लेस्ते मर्दे का। तो ये थी एक टेररिस्ट देश और कुछ हिपोक्रीट देशों की कहानी। अगले पार्ट में एक और रीजन के बारे में हम बात करेंगे। बस फर्क ये होगा, इसका नसीब ईस्ट तिमोर की तरह नहीं था। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।